हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंबरशिप इन कंपनीज का रिमेनिंग पार्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब यहाँ पर हम कुछ प्रोविजंस है, अगर कोई मेंबर जिसका नेम मेंशन है रजिस्टर में वो या एग्रीड पार्टी कुछ चेंजेस करवाना चाहता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तो वो कौन कौन से प्रोविजंस उसको फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट है एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल के केस में अगर कोई मेंबर या एग्रीड पार्टी ये देखता है कि कंपनी क्या कर रही है, किसी पर्सन का नेम रजिस्टर में एंटर करना था तो विदाउट एनी रीजन एंटर कर देती है या फिर डिलीट कर देती है। एक रीजन तो ये हो गया। सेकंड रीजन क्या है कि कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, किसी पर्सन का नेम एंटर करना था लेकिन उसको डिले कर रही है। दूसरा क्या है, किसी पर्सन का नेम रिमूव करना था, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है उस केस में उसका नेम रिमूव करना था तो कंपनी क्या कर रही है, उसमें डिले कर रही है। तो ये जो रीजंस है उनके बेसिस पर एग्रीड पार्टी और मेंबर क्या है, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल ऑर्डर। ट्रिब्यूनल ऑर्डर के केस में ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर दे सकता है, या तो रिजेक्ट कर सकता है या ऑर्डर दे सकता है। एप्लीकेशन को अगर रिजेक्ट कर दिया तो ठीक है, अगर ऑर्डर देता है तो वो रेक्टिफिकेशन करने के लिए बोल सकता है यहाँ पर। तो और साथ ही साथ ट्रिब्यूनल ये भी ऑर्डर दे सकता है कंपनी को कि अग्रीड पार्टी को अगर कोई डैमेज या लॉस हो रहा है तो वो भी वो पे करे। अपील अगेंस्ट ट्रिब्यूनल ऑर्डर। अगर कोई एग्रीड पार्टी और मेंबर ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके अगेंस्ट अपील एपेलेट ट्रिब्यूनल में की जा सकती है। नेक्स्ट है नोटिस टू रजिस्ट्रार फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। ट्रिब्यूनल डायरेक्टली रजिस्ट्रार को भी नोटिस दे सकता है और ऑर्डर दे सकता है कि जिस दिन उसने ऑर्डर दिया है विद इन 30 डेज में ये रेक्टिफिकेशन इसमें हो जाने चाहिए। अब ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दे दिया है उसके बाद भी अगर कोई कंपनी इसमें डिफॉल्ट करती है, रेक्टिफिकेशन नहीं कर रही है, तो उस केसेस में उस कंपनी पर फाइन होगा जो मिनिमम 1 लाख रुपीज हो सकता है और एक्सटेंड करके इसको मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक पनिश किया जा सकता है। अगर कोई ऑफिसर इसमें डिफॉल्ट करता है तो उस केसेस में उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो मैक्सिमम 1 ईयर की होगी और साथ ही उसको पेनल्टी लग सकती है 1 लाख से 3 लाख रुपीज तक, या फिर दोनों लग सकते हैं। फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। A register of member outside India or such register which is maintained outside the country is called a foreign register. It is also called a branch register. फॉरेन रजिस्टर या ब्रांच रजिस्टर जो है वो मेन रजिस्टर का ही एक पार्ट कंसीडर किया जाता है और इस पर वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होते हैं जो मेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पर इंप्लीमेंट होते हैं। राइट्स ऑफ मेंबर्स। जब एक पर्सन किसी कंपनी के शेयर बाय करता है तो जो बायर ऑफ शेयर्स है वो और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से बायर ऑफ शेयर्स है उसको कुछ राइट्स मिलते हैं, लाइक स्टैच्यूटरी राइट्स। स्टैच्यूटरी राइट्स के केस में इंडियन कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो मेंबर्स है या शेयर होल्डर्स हैं उनको लॉफुली कुछ राइट्स मिल जाते हैं जिनको स्टैच्यूटरी राइट्स कहा जाता है और कोई भी कंपनी इन राइट्स को प्रोवाइड करने से डिनाई नहीं कर सकती है, और चाहे उसने कंपनी का जो मेमोरेंडम है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा मेंशन किया हो या ना किया हो। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो मेंबर ऑफ कंपनी है वो नंबर ऑफ राइट्स को एंजॉय करते हैं और कुछ राइट्स वो इंडिविजुअली मिलते हैं उसको और कुछ राइट्स कलेक्टिवली मिलते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल राइट्स ऑफ मेंबर्स। इंडिविजुअल राइट्स के केस में जब कोई पर्सन किसी कंपनी का मेंबर बनता है तो उसको कुछ राइट्स मिलते हैं और उन राइट्स को वो इंडिविजुअली ही एक्सरसाइज कर सकता है एज ए मेंबर। तो वो राइट कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट है राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। ये मेंबर का राइट है कि वो अपने शेयर्स को जब तक चाहे होल्ड कर सकता है और जब भी वो किसी और पर्सन को ट्रांसफर करना चाहे तो ट्रांसफर भी कर सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट सर्टेन बुक्स।
कंपनी का जो मेंबर है उसको ये राइट होता है कि वो डिफरेंट रजिस्टर जो है शेयर होल्डर्स के हैं या डिवेंचर होल्डर के रजिस्टर है उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, इंडेक्सेस है, रिटर्न्स है, कॉपीज ऑफ अदर सर्टिफिकेट्स है, तो वो उनको चेक कर सकता है। राइट टू ऑब्टेन कॉपीज, मेंबर को ये राइट होता है कि वो चाहे तो कॉपी भी ले सकता है, जो अभी हमने डॉक्यूमेंट्स की बात की थी जैसे रजिस्टर है, इंडेक्स है या अदर स्पेसिफाइड सर्टिफिकेट्स है, तो वो चाहे तो उनकी कॉपी ले सकता है। और साथ ही उसको ये राइट होता है कि जब कंपनी की जनरल मीटिंग हो रही है उससे 21 डेज पहले उसको स्टेचुरी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए, जिसमें ये डिसाइड होता है कि जो मीटिंग हो रही है उसका एजेंडा क्या है। राइट टू प्रीएम्पशन, राइट टू प्रीएम्पशन के केस में अगर कोई कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर्स के थ्रू इंक्रीज करना चाह रही है, तो जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स है सबसे पहले उनको ये शेयर्स उनको ऑफर किए जाने चाहिए। ये उनका राइट होता है, वो चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं या फिर ना भी करें। नेक्स्ट है राइट रिगार्डिंग मीटिंग्स, ये भी इंडिविजुअल मेंबर्स का राइट्स होता है। राइट टू अटेंड मीटिंग, रिसीव नोटिस फॉर मीटिंग, राइट टू वोट, राइट टू प्रपोज अ रेजोल्यूशन, राइट टू नॉमिनेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अगर कोई कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर रही है तो उस केसेस में वो जनरल मीटिंग में ये बोल सकते हैं मेंबर्स, लेकिन फिर भी अगर कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर रही है तो मेंबर और मेंबर्स ऑफ द कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं कि वो ऑडिटर को अपॉइंट करे। राइट टू अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, अगर कोई कंपनी वाइंडिंग अप होने जा रही है तो उस केसेस में मेंबर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को ये अपील कर सकते हैं कि वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करे। राइट ऑफ एप्लीकेशन टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर कंपनी जो शेयर सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं कर रही है या रिन्यू नहीं कर रही है उसको, या रजिस्टर में अल्टर करवाना चाहते हैं मेंबर्स, या कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो मेंबर्स को ये राइट है कि वो एक एप्लीकेशन देकर अपील कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोर्ड से। सेकंड है कलेक्टिव राइट्स ऑफ मेंबर, अभी जो हमने राइट्स ऑफ मेंबर्स की बात की वो इंडिविजुअल राइट था मेंबर का, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव राइट्स ऑफ मेंबर्स, यानी अगर कोई भी जो कलेक्टिव राइट्स है वो डिफरेंट मेंबर्स मिलकर एक्सरसाइज कर सकते हैं उस राइट्स को, यानी यूज कर सकते हैं। तो कलेक्टिव राइट्स को भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है राइट्स एनफोर्सेबल बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के केस में कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कंपनी की मीटिंग में सिंपल रेजोल्यूशन पास करके एनफोर्स हो जाते हैं, लाइक इंक्रीज द शेयर कैपिटल, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट है राइट एनफोर्सेबल बाय डेफिनेट मेजोरिटी, डेफिनेट मेजोरिटी के केस में कंपनी की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन को पास किया जाता है, और ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो किसके रिगार्डिंग हो सकता है, मेमोरेंडम में अगर चेंजेस करवाना हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो, या शेयर कैपिटल में चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो, कंपनी का वाइंडिंग अप होने जा रहा हो, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई चेंजेस करवाने हो, तो डेफिनेट मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटी मेंबर्स, मेजोरिटी मेंबर्स जो है कंपनी में उनको ये राइट होता है कि वो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं कंपनी के बिहाफ पर, लेकिन अगर माइनॉरिटी जो मेंबर्स हैं उनको ये फील हो रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस किया जा रहा है, तो वो अपनी अपील नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कर सकते हैं कि कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री राइट्स, डॉक्यूमेंट्री राइट्स में इंक्लूड होता है मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू मेंबर्स को जो राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उन राइट्स को डॉक्यूमेंट राइट्स में इंक्लूड किया जाता है, लाइक राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू द कंपनीज प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। लीगल राइट्स, लीगल राइट्स जो लॉ के अकॉर्डिंग मेंबर्स को मिलते हैं, लाइक राइट टू अपील टू द कोर्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। वेरिएशन ऑफ मेंबर्स राइट्स, मेंबर्स को जो राइट्स मिलते हैं वो कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम, एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
और टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू डिटरमाइंड होते हैं। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो शेयर्स की एक क्लास होती है पर्टिकुलर, उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं, जिनको हम क्लास राइट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लास राइट्स है उसमें अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए मैंडेटरी है रिटन कंसेंट ऑफ होल्डर्स नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द issued shares of that class. Special resolution passed at a separate meeting. अब जब स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू उसको मीटिंग में पास कर दिया गया है तो कंपनी को क्या करना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू जो वेरिएशन किए गए हैं मेंबर्स राइट्स में वो प्लस जो फॉर्म है वो प्लस प्रेस्क्राइब्ड फीस जो है ये सब रेजोल्यूशन पास होने के विद इन 30 डेज में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करना होता है। लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। अब जैसे मेंबर्स को राइट्स मिलते हैं डिफरेंट प्रोविजन के अकॉर्डिंग, वैसे ही मेंबर्स की कुछ लाइबिलिटीज भी होती है जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग है और कुछ आर्टिकल कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग है। जो मेन लाइबिलिटी है वो है लाइबिलिटी टू पे द प्राइस ऑफ शेयर्स। अब कोई भी पर्सन किसी कंपनी का मेंबर बन रहा है, शेयर परचेज कर रहा है, तो उसकी ये लाइबिलिटी बनती है कि वो शेयर का जो प्राइस है, जितने शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर दे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी इशू के टाइम पर सारे अमाउंट नहीं मंगवाती है। सपोज 10 रुपीज पर शेयर है तो कंपनी ने इशू के टाइम पर शेयर होल्डर से सिर्फ 4 रुपीज डिमांड किए थे और जो शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया। तो जो रिमेनिंग 6 रुपीज है वो कंपनी अगर इन फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है तो ये मेंबर्स की लाइबिलिटी बनती है कि वो उसको पे करे। लाइबिलिटी इन अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी के नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर लाइबिलिटी जो वो क्या है, अनलिमिटेड होगी। अगर कोई मेंबर अनलिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पर उसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी बनती है कि वो कंपनी की जो क्रेडिटर है उनकी पेमेंट करे। लाइबिलिटी इन कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी के केस में अगर मेंबर ने किसी पर्टिकुलर अमाउंट के लिए गारंटी दी है तो उसकी लाइबिलिटी उस अमाउंट तक ही बनेगी। लाइबिलिटी इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेंबर बिलो मिनिमम। अगर कोई लिमिटेड कंपनी है और उसके मेंबर्स की जो नंबर्स है वो रिड्यूस हो रहा है मिनिमम जो स्टैंडर्ड डिसाइड था उससे, और उसके बाद भी अगर कंपनी अपने बिजनेस को कंटिन्यू करती है 6 मंथ या इससे ज्यादा समय के लिए तो उसके जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड हो जाती है। लाइबिलिटी ऑन ट्रांसफर। अगर किसी मेंबर ने अपने शेयर्स किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दिए हैं तो जब तक उस ट्रांसफरी का नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ऐड नहीं हो जाता तब तक उस ट्रांसफरर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। लाइबिलिटी ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अगर किसी मेंबर ने अपने शेयर किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दिए हैं और उस ट्रांसफर के विद इन 1 ईयर में कंपनी वाइंडिंग अप होने जा रही है तो उस केसेस में जो करंट होल्डर है वो और जो ट्रांसफरर है जिसने शेयर्स को ट्रांसफर किया है उसको भी अनपेड कॉल्स के लिए लाइबल ठहराया जा सकता है। लाइबिलिटी एज मेंबर्स। अब एक पर्सन है जिसका जो एग्री भी नहीं कर रहा है और इंटरेस्टेड भी नहीं है उस कंपनी में मेंबर बनने के लिए, लेकिन कंपनी के रजिस्टर में उसका नेम एज ए मेंबर एंटर कर दिया जाता है और उसको ये पता चल जाता है लेकिन फिर भी वो कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहा है तो उस केसेस में उसको मेंबर लाइबल माना जाएगा। इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी विद द कंसेंट ऑफ मेंबर्स। अगर किसी कंपनी में कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग मेंबर्स की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो मेंबर उस अमाउंट के लिए ही लाइबल होगा जितनी अमाउंट के लिए उसने अपनी कंसेंट दी है। टेकिंग शेयर्स इन फिक्टिशियस नेम। फिक्टिशियस नेम से अगर किसी होल्डर ने शेयर परचेज किए हैं तो वो होल्डर भी लाइबल होगा। एनुअल रिटर्न।
एवरी कंपनी के लिए ये मैंडेटरी होता है कि उनको एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करनी पड़ती है। एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट्स को टू टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी विद शेयर कैपिटल। जिन कंपनीज के पास शेयर कैपिटल होता है उन कंपनी के लिए ये मैंडेटरी होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग के 60 डेज के अंदर उनको रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। एनुअल रिटर्न में फॉलोइंग पॉइंट्स है जिनको इंक्लूड किया जाता है। प्लेस एंड एड्रेस ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्ट्रेशन डिटेल इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, स्टेट कोड एंड अदर डिटेल, register of its members, capital structure of the company, information about the director and secretary, details of shares, debentures held at the date of annual general meeting, details of shares, debentures transferred since date of last annual general meeting. Annual return of a company without share capital. तो जो कंपनीज हैं जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं होती उनको भी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास फाइल करनी पड़ती है। ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे इस एनुअल रिटर्न में? फर्स्ट, एड्रेस ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम ऑफ मेंबर्स एंड डेट ऑन विच they become members or cease to be member। और कंपनी को एनुअल रिटर्न के साथ एक सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। अब जो एनुअल रिटर्न है और सर्टिफिकेट है इन पर दो पर्सन के सिग्नेचर होना कंपलसरी है, डायरेक्टर और मैनेजर और सेक्रेटरी। अब जो प्राइवेट कंपनी है उनको एक सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है एनुअल रिटर्न के साथ, जो अभी हमने बताया। इस सर्टिफिकेट में वो ये मेंशन करते हैं कि उन्होंने पब्लिक को कोई भी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू नहीं किए हैं। यहाँ पर पेनल्टी का भी प्रोविजन है। अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है या कोई उसका ऑफिसर इन्वॉल्व है तो उनको पनिशमेंट हो सकती है। जो पेनल्टी लगती है वो मिनिमम अमाउंट 50,000 रुपीज से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक हो सकती है। और जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है मैक्सिमम 6 मंथ्स की। इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है, या दोनों में से एक लग सकता है या दोनों लग सकते हैं। थैंक यू।